नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सभी का स्वागत है, वेलकम। स्टार्ट करेंगे आज की सेशन को। फॉर आप लोग मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमसे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, सब लोग यहाँ पर देखेंगे और जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत का पहला जो मुगल बादशाह आपका कौन था भाई? भारत का पहला मुगल बादशाह जो है आपका कौन था? क्वेश्चन सभी को विजुअल है ना भाई? इसका जवाब जो देते चलेंगे भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। भारत का पहले मुगल बादशाह की बात हो रही है, और जो पहला मुगल बादशाह था वो कौन था भाई? सबसे पहले बाबर ही आया था। बाबर ने पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा और उसके बाद से जो है बेसिकली आपका ये इसमें ऐड हुआ। तो यहाँ पर जितने में जवाब दिया साथी ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी इसने इब्राहिम लोदी के साथ, जीता था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की कह सकते हैं स्थापना की थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया है बी वाला, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट रुकिए भैया। हम्म, आवाज आ रही है आप सभी को ना? एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा। एक्चुअली मेरी फाइल जो है क्रैश हो गई है, इसके आगे क्वेश्चन बढ़ ही नहीं रहा है। मैं दूसरा, तब तक चलिए मैं करंट अफेयर पहले करा देता हूँ, उसके बाद इसको मैं फिर से बोल देता हूँ अपने स्टाफ से इसको सही कर दे। चलिए तब तक मैं करंट अफेयर देख लेता हूँ। चलिए 20 क्वेश्चन पहले करंट अफेयर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो आपके इस साल के करंट अफेयर्स हैं, आपके एग्जाम में जो बन सकते हैं। क्या कह रहा है भैया आपसे यहाँ पर? प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। चलिए फटाफट जवाब जो देते चलेंगे। प्रतिवर्ष जो आपका विश्व युवा कौशल दिवस आपका कब मनाया जाता है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 15 जुलाई को, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस, देखो विश्व युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस अगर आप बात करते हैं तो आपको 12 जनवरी बताया गया है, बट विश्व युवा कौशल दिवस बोला गया है, तो आपका 15 जुलाई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में जो है आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक में जो है भाग लिया भाई? बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलिएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में जो है ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री की जो बैठक में भाग लिया था? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दो का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई चाइना, ठीक है, चाइना। चलो भाई इधर आओ विवेक, चाइना यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ वो ये है, चाबी ले जाओ और वो वाला सेट सही करके दो। प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बास्टील दिवस जो आपका मनाया जाता है भाई? बेस्टिल, यहाँ पर देखो BASTILLE जो है, बेस्टिल डे जो है किस वर्ष मनाया जाता है, किस देश में जो है मनाया जाता है 14 जुलाई को भाई? चलिए भाई, विवेक भैया वापस आ गए हैं। हाँ पहले जो विवेक भैया थे, आप लोग नहीं जानते होंगे, लास्ट ईयर वाले लोग जानते होंगे अच्छे से। चलिए भाई, नेट इन इन नोटिफिकेशन गया था, बट ये टाइमिंग आ जाता है ना कि यार चलो ठीक है, कम लोग जुड़े ज़्यादा लोग जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे वैसे क्लास भी चलती है नहीं ज़्यादा। चलिए इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा भाई? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। हाँ भैया सेट 3। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला फ्रांस, ठीक है। फ्रांस यहाँ पर साथियों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा भाई? भारत का पहला न्यूट्रल हवाई अड्डा जो आपका कौन होगा? कार्बन न्यूट्रल। चलिए भाई, करंट अफेयर की क्लास अलग से एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी टाइमिंग थोड़ी सी मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो टाइमिंग फिक्स हो जाएगी तो आपको जो है देखने को मिल जाएगी कल से परसों से। चलिए बिल्कुल इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्लास लाइव है, जो लोग क्लास में नहीं जुड़े हैं फटाफट क्लास में जो है जुड़ने का प्रयास करें। सुबह से वैसे भी कोई क्लास नहीं चली, तो इस क्लास में जो है जुड़ जाएं सभी लोग। तो यहाँ पर पहला जो आपका कौन सा हो जाएगा भाई?
लेह हवाई अड्डा, ठीक है। ये आपका भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पूछा गया साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? कह रहा है कि केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। तो हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरुआत करेगा 75वां, तो इस बार देख ही रहे होगे। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा कथन सही है? यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। तो यहाँ पर सारे कथन आपके सही हैं। देख रहे होंगे ना आजकल सा मोदी जी ने भी जो है रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जो है अपने जो डीपी है वो कर लो, ठीक है, तिरंगा कर लो, ठीक है। तो मतलब कई एक हिसाब से चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर डी वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कितने पदक जीते भाई? चलिए चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, एशियाई अंडर 20 जो आपका है कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं, ठीक है। भारत ने कितने जीते हैं भाई? टोटल 22 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर 22 जो साथियों दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से। ये 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती का नए लोगो का जो है अनावरण किया गया। किसका भाई? प्रसार भारती का नया लोगो का अनावरण किया गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक जो आपका निकाय है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो सारे कथन आपके यहाँ पर जो है सही है भाई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, सारे कथन आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? देखो इस समय कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, सभी को पता है। बर्मिंघम वाला जो कॉमनवेल्थ गेम में चल रहा है, जिसमें से इंडिया भी एक मैच जीत भी चुकी है। क्योंकि इस बार पहली बार जो है क्रिकेट टीम गई है, तो यहाँ पर बताते हुए चलिएगा किसको कैप्टन बनाया गया है। तो यहाँ पर साथ याद रखें हरमनप्रीत कौर को, ठीक है। हरमनप्रीत कौर को जो है कैप्टन बनाया गया है। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन जो आपका कब किया जाता है? प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन जो आपका कब किया जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपका साथी आ जाएगा 10 जुलाई को, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का जो आयोजन है आपका 10 जुलाई को किया जाता है। तो आपका ए वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो जुलाई का मैं इसलिए ज़्यादातर अभी करंट अफेयर इसमें करा रहा हूँ, ज़्यादातर चांसेस हैं जून जुलाई से बनने के, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम है, जून में आपका फॉर्म आया था। तो इस तरीके के करंट अफेयर आपके ज़्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया भाई? नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का जो है अनावरण किया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और ध्यान से देखेंगे, जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका कब मनाया जाता है भाई? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था भाई? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका बच्चा क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही जवाब है भाई। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो पॉइंट जो है याद रखिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया भाई? स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? हु हैज लॉन्च द स्वनिधि महोत्सव? तो भाई 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, इन्होंने जो है स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। तो डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया भाई? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो है निधन हो गया है? तो यहाँ पर शिंजो आबे नाम से क्लियर है किस देश के हो सकते हैं भाई? आपका जापान,
तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है जापान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जापान यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बिल्कुल, इनको जो है बेसिकली गोली मार के हत्या की गई थी इनकी। ठीक है, चलिए 2 गोली लगी थी और एक गोली गोली इनके जो है बॉडी से पाई गई थी। किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया जाता है भाई? चलिए फटाफट जवाब जो देते चलेंगे भाई। खारची महोत्सव जो है आपका किस राज्य में जो मनाया जाता है भाई? खारची पूजा भी इसको बोलते हैं। तो खारची पूजा या खारची महोत्सव जो फेस्टिवल है किस स्टेट का है, किस राज्य का है? तो ये आपका बेसिकली त्रिपुरा का है। कहाँ का भाई? त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा बच्चा आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई और अगस्त के बीच में आपका ये त्रिपुरा अगरतला में जो है मनाया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल, और इस फेस्टिवल में टोटल उनके 14 कुल देव होते हैं, गॉड्स होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी जो है पूजा की जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, अब तो राष्ट्रपति बदल गए हैं सभी को पता है, अब तो राष्ट्रपति कौन है सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई। अब नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं दीपिका मुर्मू। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? चलो ये क्वेश्चन जान लो भाई, क्योंकि अभी हाल ही में बनी तो ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ा पहले का ही है। तो यहाँ पर याद रहे सुरेश यादव को नहीं, वो जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को, पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे भाई? G20 के लिए बच्चा भारत के नए शेरपा कौन होंगे? सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो नए शेरपा जो आपके होंगे अमिताभ कांत जी। कौन होंगे भाई? अमिताभ कांत जी होंगे। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया अमिताभ कांत बच्चा, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। अफ्रीकी संघ 9 जुलाई 2022 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए 9 जुलाई 2022 को जो है बेसिकली पूछा गया है कौन सी वर्षगांठ मनाएगा। चलिए 17 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, माफ़ कीजिएगा। 9 जुलाई 2022 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। 20वीं, ऑप्शन नंबर 20 आती हो आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा वराओमाइट क्या है भाई? चर्चा में रहा काफ़ी वराओमाइट। तो ये बेसिकली आपका क्या है, तो ये आपका एक परजीवी है। ठीक है, परजीवी है वराओमाइट। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया है वराओमाइट आपका क्या है, एक परजीवी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फेमस था, चर्चा में था, और जो चर्चा में रहने वाली चीज़ें हैं वो तो आजकल जानते ही हो, काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर में जो है आते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ भाई वराओमाइट क्या है। तो ये है भैया वराओमाइट, दिख रहा है, एक परजीवी है। देख लीजिएगा इस तरीके से होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्तर दिख रहा है उस टाइप का कुछ होता है, उसे में पाया भी जाता है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा भाई। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री कौन है भाई आपके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्था में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया भाई? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। तिहान का उद्घाटन जो है बेसिकली किस राज्य में किया, किस संस्था के द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर आपको 19 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो 19 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है आईआईटी हैदराबाद जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग साथियों आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे। खड़गपुर नहीं करेक्ट होगा भाई, हैदराबाद साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य तो आपका सम्मिलित है? स्टार्टअप, स्टार्टअप समझते हो ना? स्टार्टअप कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे कोई नहीं आप कुछ नया सोच लेके आते हो, उस पर एक बिजनेस बनाते हो, उसी को स्टार्टअप बोलते हैं। तो 20 में आपको जो हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, तो ये भैया टॉप पे रही है ये 2 कंट्रीज़। तो यहाँ पर जितने भी जवाब दिए बच्चे आपका गुजरात और कर्नाटका, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए
माफ़ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग हमें। चलिए, अब जो फाइल है सही हो गया? ठीक है, सही हो गया ना? चलिए वाला फाइल देख लेते हैं भाई। पहला मुगल बादशाह आपका बाबर हो गया था, ठीक है। देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है भाई? जी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। कौन सा वेद जो आपका सबसे पुराना वेद है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई सबसे पुराने वेद की अगर हम बात करते हैं तो ये ऋग्वेद, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। ऋग्वेद जो आपका सबसे पुराना वेद है, तो बच्चे यहाँ पर जो ऋग्वेद दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाओ भाई। चलिए यहाँ पर सबसे पुराना वेद आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। तो इसको दिमाग में रखिएगा। लाइक की संख्या तो थोड़ी बढ़ाते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है, ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है। इसमें टोटल कितने मंडल हैं? मैंने अभी कल पढ़ाया था 10 मंडल या 10 पार्ट हैं। 1028 आपके इसमें सूक्त हैं, ठीक है। और ऋचाओं की बात करते हैं तो कितनी ऋचाएँ भाई? 10,462 आपकी जो है ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, ठीक है, पहला और 10वां मंडल जो सबसे अंत में जोड़ा गया था। 2 से लेकर 7 तक सबसे पहले जोड़ा गया था, फिर 8 9 जोड़ा गया था, उसके बाद पहला और आपका सोचो 10वां जोड़ा गया था, ठीक है। ऋग्वेद, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा सामवेद की बात करते हैं। सामवेद सभी को पता है, सामवेद संगीत वाला जो है ग्रंथ है। इसके अलावा अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि में बनाया था, जादू टोना वाला ग्रंथ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डॉट 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 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है भाई। अकबरनामा की बात हो रही है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। अकबरनामा अकबर के शासनकाल में जो है अबुल फजल द्वारा रचित कितने खंडों में? तो अकबरनामा टोटल याद रखिएगा, टोटल 3 खंडों में रचित है। कितने खंडों भाई? 3 खंडों में रचित है। अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका यहाँ पर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। पहला भाग अकबर के पूर्वजों तथा तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है और तीसरे भाग में, यानी जो तीसरा भाग आईन अकबरी है, उसमें मुगल प्रशासन का जो है डाटा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इसकी भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा में इसकी रचना की गई थी। किसमें भाई? फारसी भाषा में जो है इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी भाई? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है किस संघ की या संगठन की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, ज्योतिबा फुले द्वारा जो है, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1873 ईस्वी में, 1873 में जो ये स्थापना हुई थी। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? बताओ फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे सबके जवाब, क्योंकि कई बार मैंने आपको पढ़ाया ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना आर्य समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी जो स्थापना की थी। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना जो है, इसको याद रख लो, हमेशा भूल जाते हो, बताया है आप सभी को बट भूल जाते हो, केशव चंद्र सेन, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है ना, इसी वजह से ये लोग भूल जाते हैं। केशव चंद्र सेन यहाँ पर याद रखिएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है भाई? व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स कॉल्ड? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को जो है क्या कहा जाता है? सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके सबसे पहले युग को पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो यहाँ पर डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका सर जी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसा काल जिसकी घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक, जिसका इतिहास के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, जिसमें से आपका एक पूरा पाषाण है, उसके बाद मध्य पाषाण है, ठीक है, उसके बाद नव पाषाण है।
पूरा पाषाण यानी कि मुख्यतः जो मनुष्य होते थे शिकारी होते थे, और इसके अलावा मध्य पाषाण में जो है सूक्ष्म औजारों के काल के नाम से जाना गया था इसको, ठीक है, सूक्ष्म औजार का निर्माण करना सीख गए थे। और नव पाषाण काल में जो है मनुष्य के जीवन में स्थायित्व कह सकते हैं आ गया था, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया ध्यान से। एक मूवी बनी थी 10,000 BC, ठीक है, हॉलीवुड की मूवी है 10,000 BC, ठीक है। और ये 10,000 BC इसलिए होती है क्योंकि जो पूरा पाषाण काल है वो इसी को माना जाता है, ठीक है, 10,000 BC को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 क्वेश्चन है। मार्च 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। यह सत्याग्रह डॉट 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 के लिए मांग के लिए था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मार्च 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए जो है सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये सत्याग्रह जो है किसकी मांग के लिए था? तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा राजस्व वसूली में छूट के लिए, ठीक है, राजस्व वसूली में छूट के लिए मांग के लिए था। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरीके से किस मिट्टी से निर्मित है भाई? भारत के उत्तरी मैदान जो है पूरी तरीके से जो है किस मिट्टी से निर्मित है? उत्तरी मैदानों की बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर 7 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से जो आपकी निर्मित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी भाई? हाँ, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर याद रखिएगा नमक सत्याग्रह आंदोलन 78 अनुयायियों के साथ जो चला गया था सभी को पता है। और दूरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए लगभग 241 मील, ठीक है, 241 मील की दूरी तय की थी। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 6 अप्रैल तक चला था भाई। इतने दिनों में इन्होंने 241 मील की जो दूरी है, लगभग कह सकते हैं किलोमीटर में बदला जाए तो 385, करेक्ट कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, इतने किलोमीटर के आसपास जो बेसिकली आपका है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है कौन सा? सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में जो स्थापित किया गया भाई? इन व्हिच सिटी वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश एज द एपेक्स कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन 1774? तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा कोलकाता में, कोलकाता में। तो डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया भाई? रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया? चलिए, रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो भारत में लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। तो आपका जो इसका दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट जो है भारत में लागू किया गया था। इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत स्वतंत्रता का हनन हो रहा था और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कठोरतापूर्वक दबाना, ठीक है। इसको काला कानून कहकर विरोध भी किया था गांधी जी ने, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि महेंद्रगिरी डॉट 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 की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई। महेंद्रगिरी की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट की जो है, ठीक है, पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसे पूर्वोर्ध श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, अब पूर्वी घाट की अब सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, कौन सी हो जाएगी? ये दूसरी होगी आपकी महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची चोटी का नाम है, नाम याद रखिएगा, जिंदगड़ा चोटी, ठीक है, जिंदगड़ा चोटी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है भाई? व्हाट इज द इलेक्ट्रोल रोल कॉमनली कॉल्ड? तो निर्वाचक नामावली को जो है सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिए मतदाता सूची कहते हैं। क्या कहते हैं सर?
मतदाता सूची कहा जाता है। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है भाई। रबी की फसल जो है कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? गेहूं, चना, मक्का, जौ। तो देखो, रबी की फसल का मतलब क्या होता है? रबी मतलब होता है, समझो रवि, रवि मतलब होता है सूर्य। तो रबी की फसल मैंने आपको बताया था कि रबी की फसल जो होती है वो आपकी सूर्य जब मतलब यानी कि गर्मी के टाइम में काटी जाती है। और यहाँ पर रबी की फसल की बात करते कौन सा नहीं है? तो मक्का रबी की फसल नहीं है, मक्का एक खरीफ की फसल है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। फसल की बुवाई की अवधि के आधार पर जो इनको बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद फसल। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। नकदी फसल को व्यावसायिक फसल भी कहते हैं, वो आपका डिफरेंट सीडी में आता है। जैसे आपका गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये सब आपका नकदी फसल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है भाई? भारत के एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह जो आपका कौन सा है? तो 14 में आप याद रखिएगा मार्मू गाँव। ठीक है, मार्मू गाँव की बात करते हैं तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोवा में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है भाई आपका? ये गोवा में अवस्थित है। गोवा बोलते हैं, गोवा बोलते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा तांडला देखी दिया गया है, ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। तूतीकोरिन की बात करते हैं, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में स्थित है भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स इज द ओजोन लेयर लोकेटेड? ओजोन परत जो है किस मंडल, देखो ओजोन परत की अगर हम बात करते हैं तो उसको आयन मंडल बोला जाता है, या सॉरी आयन के समताप मंडल बोला जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जिसमें तापमान समान रहता है, और इसी मंडल में आपके जो एरोप्लेन्स हैं, हवाई जहाज है, ये उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर मत कर देना, हेलीकॉप्टर नीचे उड़ता है। एरोप्लेन जो होते हैं आपके इसी मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ताप में परिवर्तन जो है नहीं होता है। अगर ताप में परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता है, ये आपके हवाई जहाज़ों को उड़ने के लिए जो है सबसे सहायक होते हैं। नहीं तो भाई मान लो ऐसे किसी मंडल में उड़ने लगे जहाँ पे आंधी तूफान आने लगा, जैसे आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला मंडल होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा मौसम घटनाएं वो आपकी घटती रहती हैं। अगर गलती से हवाई जहाज इसमें उड़ने लगा ना, तो फिर जितने लोग बैठे हैं ना, उनका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो गलती से भाई जब पायलट वायलट बनने जाना, सबसे पहले आपको ये सिखाया जाएगा बेटा कहाँ पे उड़ना है तुमको। अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म, बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है भाई? सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि अंतिम वस्तुओं की बिक्री, ये आपकी होती है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है भाई? शुद्ध घरेलू उत्पाद का सबसे अच्छा, जीडीपी की बात, सॉरी शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो है यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसका सबसे अच्छा निरूपण कौन सा करता है? तो यहाँ पर याद रखिए जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास जो आपका हुआ उसको हटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की जो अवधारणा है या शुद्ध घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला है निकल के आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद होता है जिसमें एक वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास को घटा करके जो है प्राप्त किया जा सके। बस ये फॉर्मूला ही होता है, ये सूत्र परिभाषा ही होती है। इसलिए यहाँ पर सिंपली ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। पसंद आ रहा तो एक एक लाई की संख्या जो बढ़ाते हुए चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है भाई? अचल संपत्ति के रूप में जो है किसको वर्गीकृत नहीं किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 18 के बारे में, तो 18 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा सी वाला उत्तर, कच्चा माल यहाँ पर साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कच्चा माल जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे।
जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज़्यादा है भाई? रोजगार सृजन की बात हो रही है। रोजगार सृजन होते हैं ना, रोजगार, नए नए रोजगार जिसमें आते हैं, वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ा है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। अब देखो, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का योगदान रोजगार में थोड़ा कम है, रोजगार सृजन में। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा गया है भाई? यहाँ पर सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें व्यापार, यातायात, चिकित्सा, ऊर्जा संचार, होटल, शिक्षा, भवन निर्माण, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन है मछली पकड़ना, ये आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया भाई। चलिए भाई, सर मेरी 12th की मार्कशीट गड़बड़ है, कैसे सही होगा? मेरी जगह फ़ोटो लड़के की लगी है, ये आपको बोर्ड से ही सही करवाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति बताइए कौन था भाई? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 21 है, जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? एक सीएससी पोर्टल होता है, आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो वही क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 21 के बारे में, तो 21 में हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजदा। इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, बिल्कुल, सुंदर सुंदर एकदम अक्षरों में लिखा था अपने हाथों से, जो भी अभी भी सुरक्षित है। ठीक है, जो अभी भी बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, 103वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित है भाई? 103वां जो है संवैधानिक संशोधन जो आपका किससे संबंधित है? सब लोग बताते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। 103वें की अगर हम बात करते हैं भाई, तो 103वां जो आपका संशोधन है आर्थिक आरक्षण से, जो आपका वही आया था ना, कौन सा? ईडब्ल्यूएस मांगते रहते हो ना, ईडब्ल्यूएस से बेसिकली आपका संबंधित है। ठीक है, 2019 में आपका ये संशोधन हुआ था अनुच्छेद नंबर 15-16 के तहत, दो मूल अधिकारों में बदलाव करके ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए जो है इसको 10% अलग से आरक्षण दिया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, शिक्षा का अधिकार 2009 में पारित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया भाई? सभी को पता है 370 कब हटा भैया? जम्मू एंड कश्मीर का संविधान जो है आपका 370 कब अपनाया गया था? अपनाया कब गया था ये पूछा गया है, तो 1956 में ही अपनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर का संविधान जो है आपका। याद रखिए, अनुच्छेद नंबर 370 और 35 से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का उपन देता है, और ये आपका जो है 1956 में अपनाया गया था। हटा कब था भाई? 370 कब हटा? 370 जो आपका ये 2019 में हटा था, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। बिल्कुल, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है भाई? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय जो है आपका उत्तरदायी है? तो याद रखिए, निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग भाई? निर्वाचन आयोग जो उत्तरदायी है, तो यहाँ पर जो है दिया गया निर्वाचन आयोग, वो लोग यहाँ पर करेक्ट रहेंगे भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे भाई? भारत के संविधान में आरंभ के समय जो है कितने अनुच्छेद थे? 25 नंबर क्वेश्चन, तो लोग बताते हुए चलिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए शेयर करते हुए चलेंगे। तो भाई 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा 395। ठीक है, इस समय 470 अनुच्छेद के आसपास पहुंच चुके हैं, चीज़ याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, भाग 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें जो है डॉट 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 पाया जाता है भाई। ठीक है, सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई, बाई फोकल लेंसेज। चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई, बाई फोकल लेंस जो आपके ग्लासेस होते हैं,
आपने देखा होगा कई लोग बाईफोकल ग्लास लगाते हैं, उनको किस प्रकार की बीमारी होती है आप लोग बताते हुए चलेंगे भाई। चलिए, आपने देखा होगा ना कि मतलब साफ-साफ उन पे मतलब चश्मे के अंदर एक लेंस सा दिखता है, आपने देखा होगा। तो उनको बच्चा क्या होता है भाई, ज़रा दूरदृष्टि होता है, ठीक है। अब ज़रा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों दोष एक साथ होता है, ठीक है। दोनों दोष भैया एक साथ हो जाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। उनको ज़रा जो दूरदृष्टि होता है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये किस तरीके से होता है। ये वाला देखो चश्मा है, देखो एक चश्मा है, उसके बाद ये आपका एक बीच में आपका एक और ऐसे लेंस होता है, ये आपका जो है बाईफोकल होता है, आपको इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करो, डेली आपको मोटिवेशन देता हूँ, आप लोग का मोटिवेशन रहते 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 डाउन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे भाई। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग, न्यूलैंड लिया है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होता है। सोडियम के समान गुण किसमें होता है भाई, 27 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा लिथियम में, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर याद रखिएगा भाई। चलिए, लाइव भैया लाइव क्लास चल रही है, आप लोग इसके चक्कर में लग रहा। तो लिथियम यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीटी में कोई भी क्लास अभी तक रिकॉर्डेड नहीं चलाया मैंने, सारी लाइट जली भाई। सिंपल है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, उल्टा पढ़ रहे हो भाई। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करो, जो मैंने बोला वो सही होगा। दूर में निकट का नहीं दिखता है, निकट में दूर का नहीं दिखता है, उल्टा होता है। क्लास 8th में 9th में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। क्लास 9th में ये चीज़ सबसे पहले पढ़ाया जाता है, और अभी तक इस डाउट में हो भाई, तो लिथियम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब, और जो जरा दूरदृष्टि बताया था उसमें दोनों प्रकार का दोष होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है भाई। चलिए भैया फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई, किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो भैया बिजली के बल्ब में जो आपका उपयोग होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो आपका होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का पार्ट है भाई, पत्ती का एक पार्ट बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, तो 29 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सर, पेटियोल। पेटियोल जो है पत्ती का एक पार्ट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीसमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है भाई। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण जो आपका होता है। तो 30 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, कालाजार, ठीक है। कालाजार रोग जो आपको होता है इसकी वजह से होता है, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताओ भाई, 24.2 के बीच मध्यानुपात तथा 2.8 और 4.2 के बीच तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा भाई। देखो मध्यानुपात का एक सिंपल सा फंडा होता है, मध्यानुपात का फंडा होता है क्या, अंडर रूट के अंदर इनका मल्टीप्लाई कर दो। इसका चैप्टर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वो बहुत सिंपल चीज़ है, उसके लिए परेशान मत होइए। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये मध्यानुपात होता है। और इसका जो तृतीय अनुपात निकालना कैसे, 2.8 है और आपका क्या है भाई, पहले इसका मध्यानुपात निकाल लेते हैं कितना आएगा भाई। इसको हल कर लीजिएगा भाई, 24.2 गुणे 7.2 दिया गया है। इसको हल कैसे करेंगे समझिए, इसको हल कर सकते हैं इस तरीके, थोड़ा इजी करते हैं। 242 है ना, इसको लिख सकते हैं भाई 121 गुणे 2। अब यहाँ पर दशमलव था इसलिए नीचे हम लोग 10 लगा देते हैं। इस तरह 72 को भी बदलते हैं भाई, 36 गुना 72 होता ना। अब देखो इजी हो जाएगा, और डिवाइड बाई 10 लगा देंगे। अब देखो 121 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 11 होता है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 2 और 2 2 बार है तो बाहर आएगा, एक बार हो जाएगा। और नीचे आपका देखिए 10 10 2 बार है तो बाहर आएगा, एक बार हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 11 छक्का 66 132, यानी कि उत्तर आ जाएगा 13.2। यानी कि इनके बीच का जो मध्यानुपात आ गया 13.2 आ गया, देखो इजली आ गया। अब 2.8 और 4.2 के बीच तृतीय अनुपात पूछा गया, क्या हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल सा फंडा होता है। जैसे तृतीय अनुपात निकालना है, तो जो आपका 2.8 है और 4.2 है, जो ये सेकंड वाली वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 गुणे 4.2 करते हैं और डिवाइड बाय कर देते हैं, ये पहली वाली वैल्यू 2.8 कर देते हैं। हल कर लेंगे भाई, इसको कितना आ जाएगा भाई, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, और 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 3 एक कदम 14 तियाँ 42, 2 से काटेंगे तो आपका ये जाएगा 21 बार जाएगा।
21 या 63, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.3 आ जाएगा। अब इनका और इनका रेशियो पूछ रहा है कितना हो जाएगा भाई, यानी कि इनका और इनका रेशियो तो 13.2 यानी कि 132/63। इनका रेशियो कितना हो जाएगा भाई, देखो किससे कटेगा, कुछ कट पिट रहा है तो काट दो भाई। 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 का 9, 44/21 आ जाएगा। यानी कि आपका 44/21 आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया 44/21 आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब जिसको मध्यानुपात तृतीय अनुपात नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है मध्यानुपात, क्या होता है तृतीय अनुपात। ठीक है, मध्यानुपात का मतलब क्या होता है, जब आप अनुपात समानुपात पढ़ोगे तब ये चीज़ जो है अच्छे से सीखोगे। मध्यानुपात होता है, जैसे मैंने लिखा है कि एक लिखा है 2 और 3 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 का मध्यानुपात का मतलब एक बार समझ लो, बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो समझ लीजिए, मत छोड़ो, स्किप मत करो। तो 2 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते आपका 3 होता है, ये मध्यानुपात होता है। यानी कि जो बीच में आपका आ रहा है दोनों यक्स, ये आपका मध्यानुपात हो गया। तो इसको लिख सकते हो 2/यक्स, समानुपात को बराबर लगाते हैं, यक्स बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूनी, अब देखो यक्स और यक्स गुणा किया यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6। √6 का मतलब क्या आ गया भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो हुआ, जो वैल्यू दी गई थी 3 दूनी उनका मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर किया गया है। तो हमने यहाँ पर देखो 24.2 और 7.2 के बीच का मध्यानुपात निकाला, तो डायरेक्टली हमने निकाल दिया √24.2 इंटू 7.2, हमारे उत्तर 7.2 आ गया था। अब तृतीय अनुपात क्या होता है भाई, तृतीय अनुपात भी समझ लो, तृतीय अनुपात प्रथमानुपात सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ मैं बेसिक में जो मेरा जो पेड बैच चल रहा है उसमें ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। आपका मैं परसेंटेज चैप्टर खत्म हुआ है, एवरेज चैप्टर खत्म हुआ है, अभी ये चैप्टर भी चलेगा, अनुपात समानुपात अगला चैप्टर चलने वाला है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। तो अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो भैया, तभी तो आपको मिलेगा भाई। तो आपका जो तृतीय अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या दी है 2 और 3 का, मैंने बोला तृतीय अनुपात निकालो, तो तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है कि हमें 2 वैल्यू पता है, तीसरी वैल्यू नहीं पता, तो 2 अनुपाते 3 अनुपाते समानुपाते 3 अनुपाते यक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपका ये तृतीय अनुपात निकल के आता है, यानी कि 2/3 बराबर हो जाएगा 3/यक्स। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2x बराबर 3 गुणे 3, और यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणे 3/2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, जो सेकंड वाली वैल्यू थी उसका डबल मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई पहली वैल्यू कर दिया था। देखो सेकंड वाली वैल्यू जो 4.2 था उसका डबल मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2.8 कर दिया था, तो आपका ये तृतीय अनुपात आ गया था। तो इनका अनुपात पूछा गया था, तो 13.2 और 63 का अनुपात 44/21 आ गया। तो आपका ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक आपको पढ़े होगे ना, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लगेंगी आपको, क्या भैया क्या मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, ऐसे कहोगे आप लोग। 3 संख्याओं का औसत, देखो औसत वाला चैप्टर तो आपका बेसिक से पढ़ाया जा चुका है पूरा भैया, औसत वाला चैप्टर तो पूरा बेसिक से खत्म ही हो चुका है। 3 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, दूसरी संख्या तीसरे की 3/4, तो पहली संख्या ज्ञात करो भाई। अब देखो 3 संख्याओं का औसत अगर आपका कितना है, कितना भैया आपका 30 है। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, यानी कि मान लेते हैं पहली संख्या मान लेते हैं कितनी है, पहली संख्या मान लेते हैं यक्स है, तो दूसरी संख्या जो आपकी क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी हो जाएगा भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, तो आप एक काम करिए थोड़ा उल्टा मान लेते हैं, रुकिए, क्योंकि दूसरी की दिया गया ना, तो आप ऐसे मानोगे तो सही रहेगा। मान लेते 3 संख्याएं, जैसे बार बार लिखना पड़े, ए है, बी है और आपका सी है, समझ लो अच्छे से। मान लेते हैं दूसरी संख्या जो आपकी बी वाली संख्या यक्स है, तो ए वाली जो संख्या होगी पहली संख्या की 2/3 है, यानी कि यक्स का कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो पहला दूसरा पता चल गया। अब कह रहा है दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3/4 है, दूसरी संख्या जो है आपकी तीसरी की 3/4 है, यानी कि अगर सी निकालना होगा, अब देखो मुझे पता है दूसरी तीसरी की 3/4 है ना, यानी कि तीसरी हमको नहीं पता है, तो हम लोग इसका 4/3 कर देंगे यक्स, तो ये आपकी तीसरी संख्या आ जाएगी। उल्टा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये पता था दूसरी संख्या तीसरी की 3/4 है, तो हमने क्या कर दिया, देखो 4/3। मैथ भी पेपर में आएगा और 25 क्वेश्चन मैथ में आएगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप अटेंशन नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो मैथ कभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। कठिन लगता है, मुझे पता है कठिन है, एक बार 2 बार 3 बार नहीं समझ में आएगी। ज्योग्राफी की क्लास नहीं चली, HRD निधि लिमिटेड जी, नाम इतना बढ़िया रख लिया आपने, HRD निधि लिमिटेड, तो एटलीस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाया करो, अगर कोई अपडेट देता हूँ कुछ देता हूँ तो वहाँ से आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। नहीं क्लास, मैं अभी कोई क्लास चल रही है उसके बीच में आकर के ये क्लास नहीं चली, वो क्लास नहीं चलेगी। तो ये आपका तीनों संख्या आ गई, ए आ गया, बी आ गया और आपका सी आ गया, तीनों संख्या निकल के आ गई। अब मुझे पता है इसका औसत कितना, 30 है। औसत अगर किसी का 30 है 3 संख्याओं का, तो उनका योग कितना हो जाएगा,
योग कहोगे आपका भैया 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग 30 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। योग कितना आ गया? 90 आ गया। अब देखो तीनों संख्याओं को जोड़ लो। पहली संख्या कितनी है भाई? 2x/3। दूसरी संख्या क्या है? x है। और तीसरी संख्या क्या है आपका? 4x/3 दिया गया है। तो इनका योग कितना भाई आपका? 90 है। 90 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लेते। 3 लासा आ जाएगा, 3 एलसीएम, 3 एक नम 3, यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर मान लेते 1 है तो 1 तिहाई 3x हो जाएगा, प्लस आपका 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 3 7 2 9x बराबर 3 गुणे 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई तो दूसरी संख्या यानी कि b का मान आपका 3 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या यानी कि a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x/3 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3/3 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 माना था तो 3 रख दिया, 3 3 कट गया, तो आपका आंसर आ गया आपका 2 आ जाएगा। तो पहली संख्या 2 आएगी। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या भाई? एक बार देख लेते हैं। 4 3 7 2 9, कहाँ मिस्टेक हुआ एक बार चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा ये 90 था, माफ़ कीजिएगा 90 था, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे ना भाई। 90 लिखेंगे तो आपका 30 होगा, तो जब ये 30 होगा तो यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर 3 धामा 2 धामा 20, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 वाला हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो आपका बी वाला उत्तर जो दिया गया, डी वाला 20 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 90 होगा भाई, वही मेरे से मिस्टेक हुआ था। तो आपका जो उत्तर दिया गया डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, नहीं मान लो, देखो ऐसे जो बीच में क्लास को स्किप कर रहे हैं परेशान मत हो, परेशान इतना मत हो। 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आधे लोग जब देखो यहाँ डर के भाग रहे हैं, मैथ के छोटे से क्वेश्चन, मतलब इतने आसान क्वेश्चन डर के भाग रहे हैं, तो फिर आगे क्या ही होगा उनका। उनको लगता है ना कि मैथ छोड़ देंगे, और ये मतलब वो ऐसे जोड़, कुछ लोग की कैलकुलेशन बताओ मैं कैसे चल रही है, कुछ लोग की कैलकुलेशन इस तरीके से ही चल रही है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, और सब आप लोग रिलेट कर पाएंगे। कुछ लोग की कैलकुलेशन चल रही है कि 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन में कहेंगे 5 5 + 5 आपका हिस्ट्री से आ जाता है। एक बार कैलकुलेशन समझ लो, उसके बाद आराम से जो जो छोड़ना छोड़ो। उसके बाद सोचेंगे 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जाता है, ठीक है। मतलब वो लोग सोचते हैं 5 हिस्ट्री से, 5 ज्योग्राफी से, 5 पॉलिटी से, 5 इकोनॉमी से, और 10 आपका क्वेश्चन आ जाता है विविध से। तो उनको क्या लगता है कि 10 5 15 5 20 5 25 10 35, ये उनको लगता है 35 क्वेश्चन रट्टा मार करके निकाल ले जाएंगे। उनको ये लगता है ये 35 क्वेश्चन रट्टा मार के निकाल लेंगे। जो 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं कहेंगे इसको तुक्का मारेंगे, काटू सही हो जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, उसको सोचेंगे चलो रीजनिंग तो हो ही जाएगा, उसके दिमाग में चलता है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हैं। और यही 25 आपका बनाएगा नंबर, क्योंकि इस 35 में से ये मान के चलिए, अगर 35 में से आप कितना भी रट्टा मान लो, अगर इस 35 में से आप 30 सही करते हो, ठीक है, 30 सही करना बड़ी बात, बहुत मुश्किल बात कह सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस ये आपका ऐसा लेवल होता है। तो ये मान के चलिए यहाँ पर सब लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे। बट ये जो मैथ वाला पोर्शन है ना, अगर आप नहीं करते हो तो ये मान के चलो 80% लोग आपका ये मैथ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी मैथ आता है। चलिए भैया, बिल्कुल 85% साक्षरता दर वाला किसी सरकारी शहर की जनसंख्या कितनी है? 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55 है, उनमें से 92% साक्षर है, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता जो है दर कितनी है? अब इस क्वेश्चन को समझो भैया ध्यान से, बहुत अच्छे समझिएगा। 2500 लोग हैं, 2500 लोगों में मुझे पता है साक्षर कितने? 85% है। यानी कि साक्षर की अगर हम बात करते हैं, कुल साक्षर साक्षर कितने होंगे, तो ऐसे निकालेंगे भाई, कुल साक्षर कितने हो जाएंगे इसका? 85%। हल कर लीजिए, जितना आ जाएगा भाई आपका 2100, इसको गुणा कर लीजिए, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 200 और कितना 12 212, 2125 लोग आपके साक्षर हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष साक्षर कितनी है भाई? 55% है भाई। पुरुष जनसंख्या कितनी है भाई? 55% है। अब उसमें से 92% आपके जो है साक्षर है। अब समझो, ये जो 2500 लोग हैं, इन 2500 लोगों में से पुरुष जनसंख्या 55% है, और 55 में साक्षर कितने? सिर्फ 92% है। तो ये पुरुष की जो साक्षर जनसंख्या आ जाएगी भाई। हल कर लो भाई इसको, 0 0 आपका कट गया, 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 23 चौका 92, 23 गुणे 55, इसको हल कर लेंगे आपका 1265 आ जाएगा। तो यानी कि कुल साक्षर जनसंख्या आपकी 2125 थी, पुरुषों की संख्या आपकी 1265 आ गई, तो महिलाओं की जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी? जो साक्षर है 2125 आपकी टोटल थी, उसमें से 1265 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई आपका? 860 आएगा। तो ये महिलाओं की भी संख्या ही है, महिलाओं की क्या ही आपकी संख्या ही है। तो महिलाओं की साक्षरता दर पूछा गया, कितना हो जाएगा? महिलाओं की संख्या कितनी आ गई भाई? 860 आ गई है। अगर महिलाओं की साक्षरता दर पूछेंगे, बताओ कितना आ जाएगा भाई?
साक्षरता दर कैसे निकालेंगे? अब ये चीज़ समझो भाई, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है और परेशान मत हो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये महिलाओं की संख्या आपकी 860 आ गई है। अब यहीं तक आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, बस यहाँ तक पूछेगा, बट इसके आगे पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे? अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखो पता है भाई, सिंपल से यहाँ पर देखो एक पॉइंट पता है, पुरुष आपके 45% साक्षर हैं, तो महिला आपकी जो है कितनी 45% साक्षर होंगी। तो यहाँ पर ऐसे समझो भैया, टोटल आपके 2500 लोग थे, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है भाई? 45% है। तो ऐसे निकालेंगे साक्षर महिलाओं की संख्या। इसको हल कर लीजिए, 25 गुणे 45 दिया गया है, ये आ जाएगा 1125। यानी कि टोटल 860, 1125 महिलाओं में से 860 महिलाएं जो आपकी क्या हैं? साक्षर हैं। क्या है भाई? आपकी साक्षर हैं। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रतिशत साक्षरता 860 साक्षर हैं 1125 में, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया, बट परेशान मत हो, मैं आपको लिख के देता हूँ। इतना लेंदी, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में, इस पीटी के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भाई, इसके लिए इतना परेशान मत होइए। तो ये आपको हल कर लेंगे, 76.4/9% आ जाएगा। तो ये बी वाला उत्तर करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये तो भाई एसएससी लेवल का कह दीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ उस सब क्वेश्चन पेपर में आता है भाई। ठीक है, तो परेशान मत हो, बस परसेंटेज में जितना मैंने आपको बताया, जितनी बेसिक चीज़ें बताई हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। इतना जान लो परसेंटेज में किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। परेशान मत हो, मैं आपको थोड़ा सा हौसला देने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मतलब ये नहीं कि मैं तो ऐसे लॉलीपॉप दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज अगर आपके पेपर में आता है। सिंपली आपसे पूछ लीजिएगा 800 का 10% कितना होता है, 800 में 10% जोड़ने को कहेगा, 800 में 10% घटाने को कहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होइएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था भाई, डॉट 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 किसके बराबर है भाई? तो ये भाई हमने बताया था 12 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ो कि घटाने पर हमेशा एक आए। तो 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर जाएगा ए वाला का उत्तर जो हो जाएगा, 4 वाला आपका उत्तर करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था भाई, ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बड़ा गुणनखंड होता है आपका 4 होता है, छोटा वाला, क्योंकि 4 - 3 करते हैं। ठीक है, तो 4 आपकी वैल्यू वाले प्लस वाली होती है, तो यहाँ पर ए वाला उत्तर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये हल करने वाले इसको बॉडमॉस रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉडमॉस रूल मतलब क्या होता है कि पहले जो बार लगा है ना 8 + 9, इसको हल करते हैं। तो देखो 222 माइनस 1/3 का को गुणा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका 42 है, प्लस है 56 - 8 + 9 है। तो पहले 8 और 9 को जोड़ेंगे, इस माइनस से ही मतलब है। हमेशा याद रखिएगा, अगर बार लग गया, ऊपर बार लग गया है, तो बार के अंदर जो है उसको हम प्लस ही मानते हैं। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा भाई? 56 - 17 आ जाएगा। 56 - 17 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस 108 आ जाएगा। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद 222 माइनस कितना हो जाएगा भाई आपका? 1/3 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना है? 42 है, प्लस 56 में 17 घटा देंगे, आपका 39 आ जाएगा। तो 42 + 39 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद, प्लस 100। सिर्फ आपको लाइन से करना है, बॉड मॉस रूल लगाना है। 222 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 42 × 39 करेंगे। अब 42 + 39 करेंगे, 9 × 2 = 11, 4 × 2 = 3, 7 × 1 = 8, 81 आ जाएगा, प्लस 108 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो गुणा है, तो इसको हल कर लेते हैं। 27 × 3 = 81 होता है, 27 + 108 बचा, तो 222 माइनस 27 108 135 होता है। घटा लेंगे आपका 12 से 5 गया 7, और यहाँ पर 12 में से 5 गया 11, 3 गया 8, 87 आपका उत्तर आ जाएगा। तो डी वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर 87, यानी कि ए वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, बॉडमॉस रूल का यूज करना था। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द का चयन करो बच्चा। घोड़ा का समानार्थी बताइए कौन सा हो जाएगा? घोड़ा का समानार्थी बताइए कौन सा हो जाएगा? है, हरिवाहन, वारिज, गए। तो घोड़ा की बात करते हैं, मतलब होता है घोड़ा, है मतलब भी घोड़ा होता है, वारी मतलब, ठीक है, आपका यहाँ पर तुरंग मतलब भी आपका घोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि खून सफ़ेद हो जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? कहते हैं खून सफ़ेद हो गया भाई उसका। तो खून सफ़ेद हो जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो सकता है? चलिए, तो खून सफ़ेद हो जाने का मतलब आपका होता है भाई दया न रह जाना। ठीक है, दया न रह जाना मतलब खून सफ़ेद हो जाना, यानी कि आपका जो डी दिया गया उत्तर वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मैथ खत्म हुआ, संख्या अपने आप 500 प्लस हो गया, फिर अभी घट रही थी। क्या बात है भैया। परिचारक का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? परिचारक, तो परिचारक का पर्यायवाची आपका सेवक होता है। तो आपका ए वाला उत्तर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चलिए भाई,
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सेवक। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो भैया। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। देखो भाई पारलौकिक परलौकिक परलौकिक, तो 39 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए वाला पारलौकिक जो दिया गया है, ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है परलोक शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा भाई। परलोक शब्द का बच्चा विलोम बताते हुए चलेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, इहलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, इहलोक। ठीक है, तो ये रहे बच्चा आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगी क्लास आप लोग जो है कमेंट करके जो बताइएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी का धन्यवाद क्लास में जुड़ने